हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभय कुमार एंड करेंटली फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट एट IIMS BHU। और आज मेरा बैचमेट जतिन मेरे साथ है जो आपको नीट के लिए स्ट्रेटेजी बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जतिन, सबसे पहले तो अपने इंट्रोड्यूस कर अपने आपको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जतिन त्यागी है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरे नीट में 690 मार्क्स आए थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 753 थी। अभी मैं IIMS BHU से फर्स्ट ईयर MBBS कर रहा हूँ। तो जतिन, तेरा कौन सा अटेम्प्ट था ये नीट 2023 का? थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा। तो तू शुरू से बता, तू 11th-12th कहाँ से प्रेप किया था? हम्म, तो 11th-12th में मैं बनारस में कोचिंग इंस्टीट्यूट है JRS, वहाँ पर था। और उसमें मेरे आए थे, उस अटैम्प्ट में मेरे 521 मार्क्स आए थे। सेकेंड अटैम्प्ट मैंने इवॉल्व करियर इंस्टीट्यूट एक है कोचिंग, उसमें उससे किया था और उसमें मेरे मार्क्स आए थे 582। थर्ड अटैम्प्ट था मेरा आकाश से, जो कि वाराणसी में है, दुर्गाकुंड सेंटर जो है। तो फिर इस बार मेरे 690 मार्क्स आए। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई थी, तेरे मार्क्स कम रह गए थे? फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ये था कि मैंने पढ़ाई सही से नहीं की थी। मतलब वो मैं मानता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सही से पढ़ाई नहीं की थी मैंने, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे, वो आने भी चाहिए थे। सेकेंड अटैम्प्ट में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, थोड़ा गलत संगति लोगों की थी। और बाकी मेरी भी गलती थी, मैंने बायो पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में बायो में काफ़ी गलत हुए थे और उस वजह से मेरे नंबर काफ़ी कम, इंक्रीज भी काफ़ी कम हुआ था, 521 से 582। तो वो मेरी गलती थी। तो जतिन, जैसा कि ड्रॉपर्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स बनाए, फिर सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के लिए दोबारा नोट्स बनाए, फिर तूने थर्ड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के लिए दोबारा नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, उसको बता। हाँ, तो जब मैं फर्स्ट अपना अटैम्प्ट दे रहा था, उस समय मेरा काफ़ी मन था कि मैं नोट्स बनाऊँ और मतलब याद करूँ नोट्स को, किताब कम पढ़ूँ, नोट्स ज़्यादा पढ़ूँ जो अपने बनाए हुए हैं। लेकिन वो काम आया नहीं। बनाए थे नोट्स मैंने, काफ़ी बनाए थे, लेकिन फाइनल में मतलब वो काम नहीं आता है, खासकर नीट में। अगर आप MBBS कर रहे हैं तब तो आएगा काम, क्योंकि MBBS में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। नीट में सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको नोट्स बनानी पड़े हर चीज़ के लिए। वो सुनने में अजीब लग रहा होगा, अभी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको पता चल जाएगा आगे आके। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने फिर से नोट्स बनाए थे, हाँ, और फिर भी वो उतने काम नहीं आए थे। हाँ, थोड़ा बहुत काम आए थे, उसको चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी तो इसलिए। थर्ड अटैम्प्ट में मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया, फिर मैंने सोचा कि अब हटाओ नोट्स, अब उस किताब से पढ़ा जाएगा डायरेक्ट। तो मैंने वही पूरी किताब पढ़ी थी जो थी NCERT की, बायो की, केमिस्ट्री की, और फिजिक्स में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेनली। ओके। जतिन, तू फिजिक्स के लिए बता, क्या कौन सी बुक रेफर किया था, मॉड्यूल सॉल्व कौन सा किया था? फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था आउट ऑफ 3, और मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी था। टीचर्स भी ये बोलते थे कि ये सबसे अच्छा है। तो उसमें मैंने जो सबसे मतलब मुझे लगता था कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, वो ये था कि मैं क्वेश्चंस करते रहता था। जो भी टॉपिक रहता था सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब जितने भी हो सकते थे मैं करता था। इतने भी नहीं करना है कि टाइम नहीं बचे, लेकिन करता था। और वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिजिक्स में क्वेश्चन करते रहो। हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपके लिए आसान होना चाहिए करना। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पहली बार देखा क्वेश्चन, भले आपको आता होगा फिर भी आपको टाइम लग जाएगा, और टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें। तो हाँ, किताब तो मैंने जो RS वर्मा से, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, HC वर्मा से, तो मैंने इतना पढ़ा नहीं था, क्योंकि सर ने मना किया था कि HC वर्मा जरूरी नहीं है नीट के लिए। जो मैंने पढ़ा था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और मॉड्यूल्स थे आकाश के, उसमें लेकर क्वेश्चन दिए हुए थे बस। ओके। तूने फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या, फॉर्मूला बुक टाइप समथिंग? हाँ हाँ, बनाए थे, मैंने काफ़ी बनाए थे। उसमें जितने भी फॉर्मूला थे सब लिखे थे अपनी एक जगह पे, और फिर जब भी मेरा मन करता था, भी कोई एग्जाम होता था, एग्जाम बहुत सारे रहते थे, तो एग्जाम जब भी होता था तो मैं पहले एक दिन पहले रिवाइज करके चले जाता था। ठीक है, जैसे तूने बताया कि शॉर्ट नोट्स भी यूजफुल होते हैं, और फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सही बात है। स्कोर और टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है एनएमसी ने नीट यूजी 2024 के लिए एक अपडेटेड सिलेबस रिलीज़ किया है, जिसमें कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं। इन एडिशनल टॉपिक्स के लिए ओसवाल बुक्स ने लॉन्च किया है नीट यूजी प्लस सप्लीमेंट। इस बुक में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के न्यू टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट हैं इस बुक में दिए हुए हैं, और उस पर बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। इस बुक की प्राइस केवल 149 रुपीज़ है। अगर ये बुक आपको यूज़फुल लग रही है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू। केमिस्ट्री के लिए बता। केमिस्ट्री मेरा सबसे बेकार सब्जेक्ट था, फिजिक्स सबसे अच्छा है, केमिस्ट्री मेरा भी केमिस्ट्री बेकार था। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये था कि आप पढ़ें कि याद करें कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें या फिर रटें, समझ नहीं आता था।
तो केमिस्ट्री को सबसे पहले हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल से स्टार्ट कर दूँ। हाँ, तो फिजिकल तो तब भी ठीक था, क्योंकि फिजिकल और फिजिक्स में मतलब जैसे कैलकुलेशन होती है तो वो मेरा सही से होता था, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री मेरे को आसान लगता था सबसे ज़्यादा इन तीनों में। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बेकार, सबको मैक्सिमम लोगों को लगता होगा, किसी को नहीं लगता अलग बात है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसमें रटने वाली था सब कुछ चीज़ें। लेकिन फिर आखिरी में जब मैंने बता कि अब देना तो है एग्जाम, ऐसा तो नहीं कि उसको इग्नोर कर देंगे पूरा। तो फिर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे, कोई भी चैप्टर शुरू करता था उससे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखता था, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी जो रिपीट होती थी बार बार, उसको मैं किताब से पढ़ लेता था, अच्छे से याद करने की कोशिश करता था, याद हो जाते थे। इनऑर्गेनिक के लिए बुक बता कौन सा कोई बेस्ट बेस्ट है? है, सिंपल एनसीईआरटी पढ़िए आप, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं डायरेक्ट, आप एनसीईआरटी की जो लाइन्स रहती है उनको याद कीजिए और बस। ओके, और ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तूने एनसीईआरटी रीड किया था क्या? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हाँ, कुछ चीज़ों के लिए एनसीईआरटी रीड किया था। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड होता है तो इसलिए आप फॉर्मूला भी लिख लेंगे एक जगह पे तो फिर उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट में एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें दी हैं, और भी कई कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जो मेनली थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे कि हाँ, सेल हो गया, सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट हो गया, तो ये सब तूने पढ़ा था? ये हाँ, तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओनली थ्योरेटिकल पार्ट आप सेम पढ़ फॉर सकते हैं। फिजिक्स, उसमें भी कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर वही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और बायोलॉजी में बता, बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी। जब आप देख रहे हैं ये चीज़ बिल्कुल एकदम कान मान के रख लीजिए, एनसीईआरटी ही पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि बायो में एनसीईआरटी के अलावा आपने कुछ भी पढ़ा, चाहे वो जितनी भी अच्छी बुक हो। मैंने ली थी 11th-12th में ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी, इतनी मोटी बुक थी, और मैंने पढ़ने की कोशिश की थी उसको, और वो अच्छी भी लग रही थी। लेकिन जब मैं एग्जाम देने आता था तो उसमें नंबर आते ही नहीं थे मेरे, मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस तुमसे डायरेक्ट एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं, लाइन बाय लाइन तुमको एनसीईआरटी दी जाती है, तो उस वजह से एनसीईआरटी की लाइन्स रटना जरूरी है। आपको भले ही रटने से बुरा लगता हो, आपको लगता है मुझे रटना नहीं चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी तो आपको रटनी पड़ेगी, वो भी पूरी की पूरी। बिल्कुल। अच्छा, स्टडी ड्यूरेशन क्या था तेरा? मतलब ये क्वेश्चंस मेरे से जितने लोगों ने पूछा है, मैं बोलता हूँ आंसर, उनको वो मानते नहीं है, लेकिन स्टडी ड्यूरेशन था मेरा 3 से 4 घंटे, वो भी रात के समय 8 से 12, 8 से 1, ऐसे मतलब 3 से 4 घंटे। तो मतलब कोचिंग के बाद, कोचिंग कितने घंटे की होती थी? कोचिंग होती थी 7 से 1 सुबह, 7 बजे से 1 बजे तक। फिर उसके 7 बाद से मैं घर आता था तो फिर खुद अपना गेम खेलता था या फिर टीवी देखता था। फिर उसके बाद में रात को 7-8 बजे पढ़ना पड़ता था, और वही 12 बजे तक पढ़ता था। तो बिल्कुल। अच्छा, ऐसे 12-14 घंटे की पढ़ाई नहीं की क्या तुमने? नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा है जो लोग करते हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, या फिर जो लोग कम पढ़ते हैं वो ज़्यादा सही कर रहे हैं। सबका अपने अपना अपना टाइम होता है, और सुनो सबकी, करो अपने मन की। बिल्कुल। सिलेबस कब तक खत्म कर लिया था तूने? हाँ, सिलेबस मतलब 3rd अटेम्प्ट था मेरा, तो इसलिए सिलेबस तो पढ़ाई था मैंने। लेकिन हाँ, 3rd अटेम्प्ट में वो तो बोलते तो कितना जल्दी कर गया था, तो वो जैसे मई में एग्जाम था तो मार्च तक हो गया था पेपर, मार्च तक मतलब सब कुछ हो गया था, मार्च एंड तक? हाँ, मार्च के एंड तक। और फिर उसके बाद मतलब 1 महीने मैंने पूरा वही जो रिवाइज था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब देखी, जो गलतियाँ आती थी मेरे से एग्जाम में वो देखा मैंने। ठीक है। मॉक टेस्ट का बता, मतलब लास्ट में मार्च एंड में तूने बताया कि सिलेबस खत्म कर लिया था, उसके बाद तो डायरेक्ट फुल सिलेबस देता था। कितने फुल सिलेबस अटेम्प्ट किए होंगे टेस्ट? एटलीस्ट आई थिंक 12-13 तो किया था। 12-13 फुल सिलेबस। और ऐसे मतलब 12-13 तुझे नहीं लगता कम है? फुल सिलेबस कम नहीं है, फुल सिलेबस तो अब ठीक है, आप चाहे और भी दे सकते हैं, और टेस्ट होते रहते थे। लेकिन जैसे जो एकदम मॉक टेस्ट होते हैं, जो कि जिसमें सारा सिलेबस आता है और आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं जिस तरह से नीट में आता है, तो वो मैंने 12-13 किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी मेरे को। और नंबर भी मेरे उसमें उतने आ रहे थे जितने मेरे नीट में आए थे, वो 680, 685, 690 उसी के आसपास नंबर आ रहे थे। और कुछ रैंडम क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स, तो उसको कवर करते हैं जतिन से। सबसे पहले क्वेश्चन है, पीवाईक्यू करके नीट क्लियर कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। पीवाईक्यू करने चाहिए, और सबको करने चाहिए, जितने लोग नीट दे रहे हैं सबको करने चाहिए, चाहे आपको लगे कि आपका नीट में सिलेक्शन मुश्किल है या आसान है, पीवाईक्यू तो करने ही चाहिए। लेकिन अकेला पीवाईक्यू करने से होगा वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको ये समझ में आएगा क्या क्या टॉपिक आएंगे, लेकिन आप जब टॉपिक का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन तो मुश्किल है।
तो और भी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, PYQ इम्पॉर्टेंट है, बट ये मतलब नहीं हुआ कि PYQ करके आप डायरेक्ट नीट ही क्लियर कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बैक एक्सरसाइज NCERT के सॉल्व करना चाहिए क्या नीट के लिए? बिल्कुल नहीं। ओके। थर्ड क्वेश्चन, डीमोटिवेशन। अच्छा, तेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो काफ़ी डीमोटिवेशन होता होगा कि क्लियर हो पाएगा, इस बार भी नहीं अटक जाऊँ। ठीक है, रिलेटिव्स को टॉन्ट्स दे देते हैं। तो ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया, कैसे मोटिवेट रहा पूरी जर्नी तक? मेरे पापा मुझसे बोलते रहते थे कि हो जाएगा हो जाएगा, वो एक मतलब बात थी, और उनको विश्वास था मेरे ऊपर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मतलब मुश्किल है या फिर कुछ और कर ले, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि हो जाएगा, और तेरा मन तो जितना पड़े लेकिन हो जाएगा। तो वो बात थी। बाकी रिलेटिव क्या बोलते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है, उनको बोलने देना चाहिए। बिल्कुल, मोटिवेशन, देखो सेल्फ मोटिवेशन तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। जी। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रिपरेशन के लिए कौन सा मोड तू सजेस्ट करेगा एस्पिरेंट्स को, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड? जो आपको सही बैठे। ऑफलाइन मोड ज़्यादा सही रहता है क्योंकि आप क्लास में जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड कम मतलब बेकार नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे जो नहीं आती थी, खासकर मतलब केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स थे जो कि मेरे को लगता था कि हार्ड है ज़्यादा, तो उसको मैं ऑनलाइन देखता था, तो मुझे अच्छा लगा। तो दोनों ही सही हैं आपके लिए, जो आपको सही लगे, जिस पे आपको लगे कि आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं पढ़ाई में, और जो आपके लिए सही काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, तो वही आप प्रेफर कीजिए। तो ऑनलाइन में अगर तुम सब रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हो तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, पढ़ाई के लिए तू क्या प्रेफर करता था, मतलब टाइम ड्यूरेशन या फिर टारगेट सेट कर लेता था कि इस वीक में इतना कवर करना है सिलेबस? टाइम ड्यूरेशन तो मैं मतलब उसका नहीं बनाता था, क्योंकि जितना मेरा मन करता था उतना पढ़ता था मैं। अब जरूरी नहीं है कि आप हर दिन 8 घंटे पढ़ें, 4 घंटे 6 घंटे पढ़ें, मतलब जितना मेरा मन करता था। कभी मेरा मन करता था 3 घंटे पढ़ने का, कभी 4-5 घंटे पढ़ लेता था, लेकिन मतलब एवरेज वही 4 घंटे के आसपास। बाकी हाँ, टॉपिक का इंपॉर्टेंट था कि आज मैंने सोचा है कि मुझे अगर आज सेल खत्म करना है तो मुझे वो खत्म करना है, भले जितना टाइम निकल जाए, लेकिन वो करना होता है। और मैं जल्दी नहीं पढ़ता था थोड़ा सा, तो उस वजह से मेरा हो जाता कंप्लीट। हाँ, टॉपिक्स का वो सेट करने पड़ेंगे क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा है, तो उसकी वजह से आपको अगर आप डालते रहेंगे अगले दिन के लिए तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो जतिन ने टारगेट सेट यूज़ करता था। लास्ट क्वेश्चन, कि कितने ड्रॉप तुझे लगता है कि लेने वर्थ इट है? ये क्वेश्चन क्या बताऊँ मैं, जितना आपको मन करे, जितना आपको लगे कि आप सही कर सकते हैं, आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप नीट चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन हो जाए तो फिर आप 2 अटैम्प्ट उससे ज़्यादा मत दीजिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हो और मतलब आपका नाम हो, खासकर कि आप अच्छे कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, और आपका अगर ड्रीम है MBBS, ट्रू ड्रीम अगर MBBS है, आप किसी कहने पे नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन से कर रहे हैं, तो उसके बाद आप 3-4 अटैम्प्ट जितना मन जाए दे सकते हैं। बस हाँ, पढ़ाई होनी चाहिए और नंबर अच्छे आते रहने चाहिए। तो वही है कि ड्रॉप का ऐसा नहीं है कि तेरे कंडीशन पे, मतलब आपके कंडीशन पे भी बेस्ट है कि आप किस कंडीशन में हो, प्रिपरेशन कब स्टार्ट की। सही बात है। और ड्रॉप लेके ऐसा नहीं कि मजे मार रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप ड्रॉप ले रहे हैं, आप ड्रॉप ले रहे हैं, काफी बड़ा काम है वो ड्रॉप लेना। आप अपनी 1 साल जिंदगी पूरा बस एक एग्जाम के लिए लगा रहे हैं, आप इवन डिग्री के लिए नहीं लगा रहे हैं, आप एक एग्जाम के लिए लगा रहे हैं। तो उस वजह से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप टाइम दे रहे हैं, अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, काफी सीरियस रहिए ड्रॉप में। बिल्कुल। लास्ट एडवाइस फॉर एस्पिरेंट? यही है, जो आप देखो, आप मैं जो आपसे बोलूँगा आप सुनेंगे, आप फिर आप मोबाइल रख देंगे, फिर उसके बाद जो आपको मन करे वो करेंगे। करना वही है जो आपके मन में हो। बस ये रहता है कि आप मोटिवेटेड रहिए हर चीज़ के लिए, और जैसा पढ़ना चाहिए उस वजह से पढ़िए। और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, काफ़ी कुछ आप समझ रहे हैं जो होते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। और बस। ओके जतिन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।